नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जब वो किसी शॉप पर, किसी दुकान पे, किसी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग जॉब करने के लिए शुरुआत करेगा, अकाउंटिंग की एंट्री करने की शुरुआत करेगा, तो वहां पर जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है वो घबरा जाते हैं। घबराने का मेन रीजन ये होता है कि जब वो किसी इंस्टीट्यूट से टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे होते हैं तो वहां पर उन्होंने केवल बुक्स नॉलेज के साथ ही टेली सॉफ्टवेयर को सीखा है। यानी कि उनके पास में टेली सॉफ्टवेयर की किताब है और किताब के अंदर जो उनके कंटेंट बने हुए हैं, लेसन जो बने हुए हैं, उनको लेसन को फॉलो करते हुए उनके जितने भी कंटेंट है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं भी आपका कोर्स है जो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब वो मार्केट में जाएंगे अकाउंटिंग करने के लिए तो उनको वहां पर बुक्स नॉलेज उनका कोई काम नहीं आ रहा। वहां पर उनको मिलने वाले जो बिजनेस के रियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड उनको मिलते हैं। अब वो रियल रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो वहां पर उनका घबराना एक निश्चित ही है, क्योंकि उन्होंने कभी रियल प्रैक्टिकल डाटा के साथ उन्होंने ट्रेली सॉफ्टवेयर के अंदर कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो इसीलिए वो घबरा जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अगर हमने प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे भी, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके के वाउचर्स मिल जाए और आपको ये बात बोल दी जाए भी आप हमें इस वाउचर की टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करके बताओ, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन सा आपको वहां पर ये चेक करना है कि कितने लेजर हमें बनाने पड़ेंगे, जो लेजर बनने वाला है उसका ग्रुप क्या रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को प्रैक्टिकल बताएंगे। तो अगर आप श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हो, विशेषकर रायसेनगर तहसील से हो, तो स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसेनगर पर आप लोगों को प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखने को मिलेगी। तो हमारी डेमो क्लास भी आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं कि इस वाउचर की हमें टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करनी हो तो कैसे करनी है। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आए और इस वीडियो से नया आप लोगों को कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर देना। और इसी टाइप की प्रैक्टिकल वीडियो को समझने के लिए, टेली सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना। तो जैसे अगर आप मान लीजिए आपके पास ये वाउचर आ गया और आपके सामने टेली सॉफ्टवेयर भी ओपन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई जल्दबाजी आपको करनी है। आराम से सबसे पहले आपको इनवॉइस को क्या चेक करना है, इनवॉइस के अंदर सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इनवॉइस है क्या चीज़। ये इनवॉइस हमारी कंपनी का है, यानी कि हमारी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया इनवॉइस है, या हमारी कंपनी को ये इनवॉइस है, ये वाउचर है जो रिसीव हुआ है। रिसीव होने का मतलब क्या बन गया, सबसे पहले आपको ये देखना टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस कौन बनाता है। टैक्स इनवॉइस वो एक कंपनी बनाती है, वो एक दुकानदार वाला बनाता है, जब वो अपने कस्टमर को कोई जीएसटी वाले जब वो प्रोडक्ट बेचता है, यानी कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बेचे हैं वो प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर में है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी लगती है। चाहे वो जीएसटी 5% की हो, चाहे वो जीएसटी 18 की हो, चाहे वो जीएसटी 40% की हो, कोई भी जीएसटी का टैक्स लगता हो तो वहां पर वो टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है। ठीक है। और अब यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बनाने वाला कौन है, यानी कि एसएस ट्रेडिंग कंपनी। तो एसएस ट्रेडिंग कंपनी ने टैक्स इनवॉइस बनाया, यानी कि यहाँ तो एक चीज तो क्लियर होगी भी एसएस ट्रेडिंग कंपनी ने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट है जो सेल किए हैं। अब यहाँ बात आएगी भी ये जो प्रोडक्ट लेने वाला वो कस्टमर कौन है। जैसे यहाँ पर बिलिंग के नेम के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है पूजा ट्रेडिंग कंपनी का। अब ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं ये, तो वहां पर काफी सारे कस्टमर नेम भी लिखा हो सकता है, कंसाइनी लिखा हो सकता है, बिल टू लिखा हो सकता है, पार्टी नेम लिखा हो सकता है। तो उसका मतलब हो गया भी इस दुकानदार ने, इस कंपनी ने इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट है जो सेल किए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ टेली सॉफ्टवेयर पे चलना है भी हमारे सामने जो कंपनी खुली हुई है वो कंपनी कौन सी है, एसएस ट्रेडिंग कंपनी है या फिर पूजा ट्रेडिंग, इन दोनों में से एक होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके सामने नेम ऑफ कंपनी यानी कि पूजा ट्रेडिंग कंपनी ओपन है। तो इस इनवॉइस को अगर अपने देखें तो इसका मतलब ये बन गया भी पूजा ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर बायर है। बायर का मतलब खरीदने वाला है, और सेल कौन करने वाला कौन है, सेलर कौन है, एसएस ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ हमारी कंपनी के लिए अगर ये टेली सॉफ्टवेयर के अंदर पूजा ट्रेडिंग कंपनी की कंपनी ओपन है तो इसका मतलब ये हमारी कंपनी के लिए परचेज वाउचर है। तो अब परचेज वाउचर की एंट्री अगर आपको करनी है तो वाउचर पे चलेंगे और यहाँ से आपको F9 यानी कि परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अपने परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है भी जो हमारे पास में ये टैक्स इनवॉइस आया है तो इस टैक्स इनवॉइस का नंबर क्या है। जैसे ये यहाँ पर ये इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस नंबर के आगे। तो ये जरूरी नहीं है भी यहाँ जो आप इनवॉइस देख रहे हो इसके अंदर इनवॉइस नंबर यहाँ पर है और आपके पास में कोई इनवॉइस नंबर हो तो सभी इनवॉइस का नंबर यही होता है। हो सकता है उस कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग कंपनी का हो तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ हो सकता है, ऊपर हो सकता है, या बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इनवॉइस नंबर होगा जरूर अगर वो टैक्स इनवॉइस है तो। टैक्स इनवॉइस का मतलब ये बिल है तो बिल का होगा तो बिल का नंबर भी जरूर होगा। तो अब ये इनवॉइस का जो नंबर है, ये इनवॉइस का नंबर हमें वाउचर में लिखते हैं।
जैसे यहाँ पर उन्होंने इस वाउचर के अंदर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाएगा। डेट का मतलब ये जो इनवॉइस है इसकी डेट क्या है, कितनी तारीख का इनवॉइस है। तो जैसे यहाँ पर कह सकते हैं अभी ये 30 अप्रैल 2026 का इनवॉइस है, तो यहाँ पर डेट के अंदर भी अपने F2 करके 30 अप्रैल 2026 की डेट डालेंगे। उसके बाद में आ जाएगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस का नंबर जो वाउचर नंबर अपन ने डाला है सेम वही इसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा। उसके बाद में ये डेट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर डेट और ये दो डेट हमारे पास में आ रही है, तो इसका मतलब ये बन गया भी आपका जो ये इनवॉइस है, इनवॉइस आपके पास में रिसीव कब हुआ आपको, ठीक है ना। अब ये देखो इनवॉइस तो हमारे पास बन गया 30 तारीख के अंदर, ठीक है ना। तो अब 30 तारीख का इनवॉइस बन गया, तो अब इसका मतलब हो गया भी ये जरूरी नहीं है भी आपके पास में ये जो प्रोडक्ट आए हैं वो 30 तारीख को ही आए हों। आपके पास में मान लीजिए इनवॉइस 30 तारीख को आपने रिसीव किया हो, तो यह हो सकता है भी ये इनवॉइस कब का बना हो। ये डेट आपके पास में वो डेट आ जाती है जिस दिन आपके पास में इनवॉइस आया हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 30 तारीख का इनवॉइस है और आपके पास मान लीजिए ये इनवॉइस पहुंचा 1 मई को, ठीक है ना। तो अब 1 मई के अंदर आपके पास में आया है, तो यहाँ आप चाहो तो 1 मई कर सकते हो, अदरवाइज आपने 30 अप्रैल 2026 कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हो सकता है भी 1 मई को आया हो और ये जो इनवॉइस बना है वो 30 तारीख को बना है, तो यहाँ पर जो 30 तारीख के अंदर इनवॉइस बना है वो डेट आ जाती है, और यहाँ पर जिस तारीख को हमारे पास में गुड्स रिसीव होता है वो तारीख आ जाती है। और सेम डे इनवॉइस बना है और सेम डे ही आपके पास में गुड्स आपने रिसीव कर लिया, तो दोनों में सेम डेट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है पार्टी का अकाउंट नेम। अब पार्टी का अकाउंट नेम का मतलब भी हमने जो प्रोडक्ट परचेज किए उस कंपनी का नाम क्या है। जैसे कि यहाँ आप देखोगे भी एसएस ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है ना। तो अब इस एसएस ट्रेडिंग कंपनी का अगर हमारे पास में यहाँ पर नाम बना हुआ है, पार्टी अकाउंट नेम के अंदर सर्च कर लेंगे तो यहाँ देखो एसएस ट्रेडिंग कंपनी का नाम है जो नहीं बना है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक नया लेजर है जो बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें इसी वाउचर पे रहना है, परचेज वाउचर पे रहना है और अपने सोचे नया लेजर बना दें, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट का, और दूसरा शॉर्टकट Alt C के साथ अपने भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे करेंगे यहाँ देखोगे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एसएस ट्रेडिंग कंपनी का नाम हमें लिखना पड़ेगा जो इसका इनवॉइस के ऊपर इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको इस लिखना तो लिख सकते हो, कोई अदरवाइज जरूरी नहीं है। उसके बाद इसका जो ग्रुप आ रहा है अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप में से, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये हमारा सप्लायर है, यानी कि हमने एसएस ट्रेडिंग कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किए हैं, तो ये हमारे लिए सप्लायर है। और सप्लायर का मतलब होता है ये हमारी कंपनी के लिए सेंडरी क्रेडिटर बनने वाले हैं। तो सेंडरी क्रेडिटर को अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एसएस ट्रेडिंग कंपनी का नाम, तो ये जो नाम लिखा था यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस भी इनके इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा, वो इनवॉइस का नंबर भी हमें, इनवॉइस का जो पार्टी का जो एड्रेस है वो हमें इस इनवॉइस के ऊपर जो लिखा है वो यहाँ डाल देंगे। स्टेट राजस्थान रहने वाला है, कंट्री इंडिया रह जाएगी, और यहाँ पर उस कंपनी का जो पिन कोड है वो अपने यहाँ पर डालने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर उसका जीएसटी का नंबर, ठीक है। तो पेन नंबर भी अपने को डालना होता है। पेन नंबर अपने कहाँ से डालेंगे, ये पेन नंबर अगर इनवॉइस के ऊपर पेन नंबर अलग से मेंशन है तो लिख सकते हो, अदरवाइज जो हमारे पास में जीएसटी का इनवॉइस आया हुआ है उस जीएसटी के अंदर भी स्टार्टिंग के 2 डिजिट छोड़ के और लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के आप वो इसका जो बीच का नंबर होता है वो इसका पेन नंबर ही होता है उस कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसका पेन नंबर यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है भी आपके पास जो इनवॉइस आया है और एसएस ट्रेडिंग कंपनी है, इन्होंने आपको जो गुड्स भेजा है ये कंपनी रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में है, क्या है, ठीक है। तो अब हमें पता है भी ये कंपनी आई है, टैक्स इनवॉइस उन्होंने बनाया हुआ है और जीएसटी भी इनवॉइस पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पार्टी रेगुलर के अंदर ही रहेगी। तो अब अपने कहें भी अनरजिस्टर्ड कौन होंगे, तो अनरजिस्टर्ड का मतलब आ गया भी कोई कंपनी का नाम तो एसएस ट्रेडिंग कंपनी आपको लिख के भेज दिया, लेकिन ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा हुआ, उसके पास में जीएसटी नंबर भी नहीं है। तो जीएसटी नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है भी वो इनवॉइस के अंदर सीजीएसटी, एचजीएसटी इस तरह के टैक्स है जो नहीं लगा सकता, ठीक है। यानी कि वो नॉर्मली का प्रोडक्ट का नाम, उसकी क्वांटिटी और उसकी रेट पर पीस का और टोटल अमाउंट बना के इनवॉइस आपके पास में आ जाएगा। तो इसका मतलब वो एक अनरजिस्टर्ड है। और कंपोजिशन का मतलब हो गया भी उसके पास में जीएसटी नंबर तो है लेकिन टैक्स इनवॉइस हेडिंग पे नहीं लिखा हुआ, वहां पर क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ सप्लाई। तो अब बिल टैक्स इनवॉइस कौन बनता है, भी जो बायर यानी कि जो सेलर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है रेगुलर स्कीम के अंदर, और जो उनका कस्टमर है वो भी एक जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तब वो टैक्स इनवॉइस बनता है। यानी कि उसके प्रोडक्ट के अंदर जो टैक्स जीएसटी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस कंडीशन के अंदर ही टैक्स इनवॉइस है जो बनाया जाता है। तो अब अपने यहाँ पर इनको करने वाले हैं
रेगुलर में, और रेगुलर के अंदर अपने यहाँ इसका जो जीएसटी नंबर है पार्टी का, वो जीएसटी का नंबर अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें कॉपी कर लेते हैं, आपको तो मैन्युअली टाइप करना पड़ता है। वैसे हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर भी होता है कि अपने डायरेक्ट जीएसटी नंबर के जरिए अपना जो कस्टमर का जो सप्लायर की जो डिटेल है वो यहाँ से अपनी डायरेक्ट जो फेच कर सकते हैं। फेच करने के मतलब यहाँ पर आपको उस कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है, और जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे उसका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप इतनी ज़्यादा एडवांस पर मत जाओ, आप इसको बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो ये जो इसके एआई टूल्स वगैरह हैं ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से ये सारी बातें समझा रहा हूँ। एंटर बटन एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर ये पार्टी की डिटेल वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगी, सप्लायर की डिटेल आ गई, और यहाँ पर कंसाइनी की डिटेल आ गई। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे देखो सप्लायर, ठीक है ना। बिल फ्रॉम का मतलब आपके पास बिल कहाँ से आ रहा है, एसएस ट्रेडिंग कंपनी से, और ये इनका प्रॉपर एड्रेस हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर कंसाइनी का मतलब कौन हो गया, जो कस्टमर है, ठीक है, उसका नाम पूजा ट्रेडिंग कंपनी है, और ये पूजा ट्रेडिंग कंपनी का प्रॉपर जो कंपनी का एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा। ये डाटा हमारा ऑटोमेटिक वहाँ से फिल कर लेता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बात आ जाएगी नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम यानी कि प्रोडक्ट उस इनवॉइस के अंदर क्या है। तो प्रोडक्ट अगर आप थोड़ा सा अगर अपने डाउन आएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। काफ़ी सारी इनवॉइस के अंदर आइटम डिटेल्स लिखी होती है, या डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है। तो यानी कि अब हमारे पास में ये सैमसंग गैलेक्सी A57 5G के नाम से कोई प्रोडक्ट आया हुआ है। तो अब ये प्रोडक्ट अब हमारे पास में है, तो अपने क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक नई स्टॉक आइटम बनानी पड़ेगी। जैसे मेरे पास में ऑलरेडी ये स्टॉक आइटम बनी हुई है। अब इस स्टॉक आइटम को मैंने बनाया कैसे, वो आपको मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का अपने स्टॉक आइटम जब अपनी नई आइटम क्रिएट करते हैं तो इस प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, और इसका अंडर एक ग्रुप मैंने यहाँ पर बना दिया भी एक मोबाइल की कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, अंडर में आ जाएगा। और कैटेगरी इसकी क्या रखने वाले हैं, ये एक सैमसंग का एक प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी कैटेगरी सैमसंग की है, ठीक है। और यूनिट अपने किसके अंदर रखने वाले हैं, इसको पीसेस के अंदर, यानी कि ये पीस के अंदर ये हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका जैसे जीएसटी नंबर आ जाएगा, जीएसटी की डिटेल आ जाएगी, यानी कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यस, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे डिटेल डालेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, और यहाँ इसका जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड इस इनवॉइस के ऊपर भी लग जाएगा, वो इनवॉइस कोड हम यहाँ पर लिख देंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे एचएसएन कोड हो गया, जीएसटी का टैक्स रेट क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने इसको हटा के और अपने यहाँ पर ये अपडेट कर देंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन अपना मोबाइल रख दिया, तारीख अपनों यहाँ पर 1/4/2026 से लिख दिया। उसके बाद में ये प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है, तो बिल्कुल टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है तो कितने % इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो वो भी इनवॉइस के अंदर लिखा होता है। जैसे ये देखो, आप इस प्रोडक्ट के ऊपर 9% तो CGST लगा हुआ है, और 9% ही SGST का टैक्स रेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब 18% का ये GST 18% वाला प्रोडक्ट है। तो आपको 9 नहीं लिखना, आपको 18 ही यहाँ पर लिखना है। एंटर बटन प्रेस करेंगे और इस आइटम को अपने यहाँ पर सेव कर देंगे। इस तरीके से आप स्टॉक आइटम है जो बना सकते हो। उसके बाद बात आती है भी हमारे इस प्रोडक्ट को अपनों ने कहाँ पर सेव, मतलब इस कौन सी लोकेशन पर सेव करना है। अब इस लोकेशन का मतलब बन गया भी अगर आपने अकाउंटिंग ब्रांच वाइज मेंटेन कर रहे हो, यानी कि आप उस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो जहाँ पर एक तो मेन उनका स्टोर है, और इसके साथ साथ काफ़ी अलग अलग मतलब मंडियों के अंदर उनकी ब्रांचें भी बनी हुई है, या अलग अलग गाँवों के अंदर ब्रांचें बनी हुई है। तो अब ये आपके पास में जो स्टॉक पहुंचा है, इस स्टॉक को आप कौन सी लोकेशन पे रखना चाहते हो, तो अपने कहें भी हमारी मेन लोकेशन पे, यानी कि जो मेन हमारा लोकेशन है वहाँ पर ही इसको हमें स्टोर करना है, वहाँ पर हमें इसकी डिलीवरी हमें चाहिए। तो अब हमें क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितने पीस हमारे पास आई हुई है, 2 पीस की क्वांटिटी आ गई, तो अपने यहाँ पर डालेंगे 2 पीस, और यहाँ एक का रेट डालेंगे। जैसे एक का रेट हमारे पास में 25,000 रुपये का रेट आया हुआ है, ठीक है। तो अब 25,000 रुपये अपने यहाँ पर डालेंगे, 25 1 2 3, तो यानी कि ये 50,000 रुपये की इसकी अमाउंट बनेगी, ठीक है। और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो अब आप देखोगे 2 पीस, एक पीस का 25,000 है, तो 2 पीस का 50,000 रुपये बन गया। लेकिन अगर आप इस इनवॉइस को देखोगे तो इनवॉइस के सामने 50,000 नहीं है, इसके अंदर 59,000 रुपये है, यानी कि इसका मतलब आ गया भी इस अमाउंट के अंदर जो जीएसटी की जो अमाउंट है वो इंक्लूड है, यानी कि टैक्स भी इसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन अब आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा भी टैक्स हमें कहाँ लगाना है, टैक्स की एंट्री अपने बाद में करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट है इनवॉइस के अंदर अपने देखेंगे, जैसे HP का ये वेक्टर्स के नाम से कोई प्रोडक्ट है, तो ये भी हमारे पास में बना हुआ है। इस प्रोडक्ट को अपने सेलेक्ट करेंगे, इसको भी मेन लोकेशन पर अपने रखने वाले हैं। क्वांटिटी इसकी देखो यहाँ पर 3 पीस की है, तो अपने यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे 3 पीस।
और एक पीस का जो रेट है वो यहाँ पर आप देखोगे 58,000 है, यानी कि 58,000 रुपये एक का रेट है। तो 1,74,000 रुपये 3 पीस के रेट प्राइस बनने वाला है यहाँ पर 18,000 रुपये, ठीक है। और अब अपने इसका जो HSN कोड है वो भी अपने यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अब यहाँ इसका जो HSN कोड आ रहा है वो HSN कोड को जो आपने गलत लिख रखा है वो अपनों ने, वो इसको अपने यहाँ से हटाएंगे। और अब क्या करेंगे, जो इनवॉइस के अंदर इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है वो हमें लिखना है। ये छोटी बेसिक बातें, इनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर है जो नहीं करना। तो इसकी डेट, न्यू इफेक्टिव डेट, यानी कि ये 1 अप्रैल 2026 से ही इसका लागू होना चाहिए। एंटर बटन सेव कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इसकी जो बेसिक अमाउंट हमारी वो अब कंप्लीट होगी। अब हमारे पास में 2 ही प्रोडक्ट है इस वाउचर के अंदर, तो दोनों प्रोडक्ट अपने लिख दिया, उनकी क्वांटिटी डाल दी, उनके प्राइस हमने यहाँ पर डाल दिए। अब अपने क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारी जो लाइन है ये इस स्टॉक आइटम के बाद में यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा, वो टैक्स सेलेक्ट करना है, CGST का, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है, ये जो टैक्स की अमाउंट है ये ऑटोमेटिक आनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, ये आपको मैनुअली नहीं लिखनी, ठीक है। SGT टैक्स लिख दिया, तो यानी कि 20,160 रुपये का टैक्स बन गया। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके सामने 20,160 का तो CGST का टैक्स है और 20,160 ही SGT का टैक्स की अमाउंट है। तो टोटल अगर अपने अमाउंट की बात करें तो इनवॉइस बन रहा है 2,64,320 रुपये का। और यहाँ टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी इनवॉइस की टोटल अमाउंट आ रही है विद टैक्स के साथ में 2,64,320 रुपये की। एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर वो डिटेल आ जाएगी सारी हमारी, प्रोवाइड GST ई-वे बिल की डिटेल है, ई इनवॉइस की डिटेल है, वो हमारे पास आ जाएगी। अगर आपको वो डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है तो आपको इसको यस करना है। तो जैसे अपने यस करेंगे तो हमारे पास में जो इनवॉइस आया होगा उसके ऊपर ई-वे बिल भी लगा हुआ है, क्योंकि 50,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट है और रजिस्टर्ड कस्टमर को अपने बेच रहे हैं, चाहे अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं, ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है। तो अब आपके पास में यहाँ पर ई-वे बिल का भी नंबर भी लिखा होगा और हो सकता है आपके पास में ई-वे बिल की एक हार्ड कॉपी भी आपके पास में आए। तो आपको क्या करना है, ई-वे बिल का जो नंबर आ रहा है यहाँ आपको डिटेल डाल देनी है, भी इस ई-वे बिल के साथ हमारे पास में प्रोडक्ट आया हुआ है, जिस डेट को आया वो डेट अपने यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो अब कंसोलिडेट हमारे पास कुछ है नहीं, सिंगल ही है। और उसके बाद में पार्टी की डिटेल वगैरह वो सब कुछ हमारे पास में आ ही रही है। अब उसके बाद में वो सारी डिटेल यहाँ पर आती है इनवॉइस के अंदर, ठीक है ना। अभी व्हीकल का नंबर क्या आ रहा था, ये व्हीकल का नंबर भी आपको वहाँ पर मेंशन करना है, पिन कोड वगैरह डिटेल सारी आ जाएगी। और उसके बाद में आपका जो ट्रांसपोर्ट का नेम है वो ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास में इस इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है तो ये ट्रांसपोर्ट का नाम भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। ये आपकी डिटेल के लिए है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। बाई रोड आपके पास में आया हुआ है और व्हीकल का जो नंबर है, व्हीकल नंबर हमें वहाँ डालना पड़ता है। और व्हीकल का टाइप क्या है, भी एक रेगुलर है, कॉमर्शियल है कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रेगुलर कर दिया यानी कि कॉमर्शियल नहीं है, नॉर्मल है, कार्गो वगैरह कुछ नहीं है, तो आप इसको रेगुलर के अंदर अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस पे जैसे अपने जाएंगे तो ये ऑप्शन आता है हमारे पास में। तो यहाँ अपने इसकी एक ड्यू डेट दे सकते हैं भी, अगर हमारे पास में इस एसएस ट्रेडिंग कंपनी से कुछ ऐसी कंडीशन है भी, इस अमाउंट जो आपके पास इनवॉइस आया 2,64,320 का, इसकी हमें कितने दिनों की उधार हमें मिली हुई है, यानी कि इसकी ड्यू डेट के कितने दिनों तक अपने इसकी क्रेडिट पेमेंट अपने रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पर लिख दिया 10 डेज, तो 10 डेज का मतलब हो गया भी आपको इस इनवॉइस की जो पेमेंट है वो 10 मई 2026 को करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपके ऊपर इस अमाउंट के इंटरेस्ट है जो, यानी कि जो ब्याज है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें लिखनी पड़ेगी। कई बार ऐसी की जो कंडीशन है वो यहाँ पर नरेशन के अंदर लिखी हुई आती है, यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस होती है यहाँ पर लिखा होता है भी हमारे को ये आपको जो गुड्स हम जो सेल कर रहे हैं इसके अंदर आपको 7 डेज की अपन उधार दे रहे हैं, 10 दिन की दे रहे हैं, 15 दिन की दे रहे हैं, तो वो सारा आ जाएगा। उसके बाद में 18% के हिसाब से हम आपके ऊपर इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे। तो टर्म एंड कंडीशन अगर आपकी इनवॉइस के ऊपर लिखी हुई है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और अपने उसके बाद में अगर इस इनवॉइस से संबंधित कोई बेसिक डिटेल अगर आपको लिखनी हो भी, ये जो प्रोडक्ट आए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर कोई खराबी आई है, कोई प्रोडक्ट के बारे में अपने बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये सारी बातें अपने इस नरेशन के अंदर मेंशन करके एक बार लिख सकते हैं, ताकि हमें बार बार वो फाइल को उठा के और ये इनवॉइस ना देखना पड़े। हमने कोई इस इनवॉइस के ऊपर अगर कोई पेन से अगर कोई रिमार्क अपनों ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेम वही रिमार्क अपने यहाँ पर इस नरेशन के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आपके ये सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद ये पूछेगा एक्सेप्ट, यानी कि इस वाउचर को सेव करना है, बिल्कुल सेव करना है, तो अपने इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें वाउचर को देख के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकली ये एंट्रियां करनी होती है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना ना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास में कुछ और भी वाउचर हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताना भी इस टाइप का वाउचर की एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में कैसे करनी होती है, तो उसका भी वीडियो अपने जरूर बनाएंगे।